3 साल पहले मुझे किसी ने ऐसे मैनिपुलेट किया कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया। और सबसे बुरी बात, मुझे लगा कि डिसीजन मेरा था। तब मुझे समझ आया, लोग तुम्हें फोर्स नहीं करते, वो तुम्हारे दिमाग में सीड्स प्लांट करते हैं और फिर तुम्हारा खुद का माइंड उन्हें ग्रो करता है। जिस दिन मैंने सीखा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने इमोशंस को लेबल करना और पैटर्न्स को पहचानना, उस दिन से मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाया। अब सवाल ये है, तुम्हारे दिमाग में अभी जो चल रहा है कितना तुम्हारा है और कितना किसी और ने इंस्टॉल किया है। इसलिए अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें वो 5 टेक्निक्स बताऊंगा जो 99% लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते, जो तुम्हें मेंटल कंट्रोल से आजाद कर देंगी। लेकिन पहले समझना होगा कि मैनिपुलेशन एक्चुअली होती कैसे है। अब इससे पहले कि हम इसके डार्क साइड में जाएं, मैंने इस पूरी वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम समझेंगे कि मेटा माइंडसेट असल में होता क्या है और कैसे कुछ लोग बिना बोले भी दूसरों पर असर डाल देते हैं। दूसरे हिस्से में हम उतरेंगे उसके डार्क साइड में, ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जहां इमोशंस को हथियार बनाया जाता है, जहां लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हें पढ़ते हैं, जहां हम स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस और लोगों को कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे। और तीसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि इस पूरी साइकोलॉजी को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है ताकि कोई तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। तो शुरू करते हैं उस चीज से जो आम इंसान और मास्टरमाइंड के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। अपने दिमाग को सोचते हुए देख पाना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असली ताकत यहीं छुपी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ इमोशन महसूस करते हैं और उसी पल रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आया तो बोल दिया, डर लगा तो पीछे हट गए, अटेंशन मिली तो बहक गए। लेकिन जो लोग माइंड गेम समझते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। वो सिर्फ इमोशन महसूस नहीं करते, वो खुद को महसूस करते हुए देखते भी हैं। वो हर रिएक्शन से पहले रुकते हैं और अपने दिमाग से सवाल करते हैं, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या ये इमोशन मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं? अगर मैंने अभी रिएक्ट किया तो अगले 10 मिनट में क्या होगा? अगले 1 वीक में क्या होगा? यही फर्क होता है एक प्यादे और एक शतरंज के खिलाड़ी में, एक ऐसे इंसान में जिसे खेला जाता है और एक ऐसे में जो खुद खेल खेलता है। अब इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें इसे 3 हिस्सों में तोड़ना होगा। ज्यादातर लोग इमोशनल ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। कोई कुछ बोल दे तो मूड खराब, किसी ने इग्नोर कर दिया तो ओवर थिंकिंग शुरू, थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई तो पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है उनका रिएक्शन नॉर्मल है। लेकिन एक मेटा थिंकर ऐसा नहीं करता। वो इमोशन के अंदर डूबता नहीं, उसे बाहर से ऑब्जर्व करता है। वो सिर्फ ये नहीं पूछता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, वो पूछता है मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। और सबसे जरूरी, क्या ये जो मैं महसूस कर रहा हूं वो असली इमोशन है भी या नहीं? क्योंकि कई बार गुस्सा असल में गुस्सा नहीं होता, वो शर्म होती है जो ईगो के पीछे छुपी होती है। ज्यादातर लोग बस इतना कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच कहूं तो ये इमोशन नहीं, सिर्फ ऊपर लगा हुआ एक लेबल है। ठीक वैसे जैसे धुआं देखकर यह मान लेना कि आग की असली वजह पता चल गई। एक नॉर्मल इंसान यही रिएक्ट कर देता है, लेकिन एक मेटा थिंकर वहीं रुककर अपने दिमाग को ऑब्जर्व करता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में गुस्से में हूं या मेरी ईगो को चोट लगी है? क्या मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि कुछ गलत हुआ, या इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन पर मेरा कंट्रोल नहीं है? क्या मुझे इस इंसान से इरिटेशन हो रही है या मैं सिर्फ मेंटली एग्जॉस्टेड हूं? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन असली सेल्फ कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जिस पल तुम इमोशन की जड़ पहचान लेते हो, उसी पल तुम्हारे फीलिंग और रिएक्शन के बीच एक गैप बन जाता है, और उसी गैप में छुपी होती है तुम्हारी असली पावर। आपके विचार सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही आवाज नहीं है, वो ब्लूप्रिंट्स हैं, वो हिडन कमांड्स हैं
जिनके हिसाब से तुम्हारा माइंड तुम्हारी रियलिटी डिजाइन कर रहा है। तुम्हारे थॉट्स सिर्फ रैंडम आवाजें नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस है जिनके हिसाब से तुम्हारा दिमाग तुम्हारी पूरी रियलिटी बिल्ड कर रहा है। और अगर तुम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो तुम्हारा माइंड ऐसी रियलिटी बना देगा जो तुम्हारी खुद की चुनी हुई नहीं होगी, बस बाहर से मिली हुई है, दूसरों से उठाई हुई है या कहीं से इंस्टॉल हुई है। इसीलिए थॉट ट्रैकिंग यानी अपने विचारों को ट्रैक करना मेटाकॉग्निशन का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स क्रिएट नहीं करते, बस उन्हें रिसीव करते हैं। जैसे किसी ने दिमाग में अनवांटेड नोटिफिकेशंस ऑन कर दी हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये काम मुझसे नहीं होगा, उन्हें शायद मैं पसंद ही नहीं हूं, कोशिश करने से भी क्या होगा। और सबसे डेंजरस चीज, लोग इन थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ये है मेटाकॉग्निटिव ट्रुथ। हर सोच तुम्हारी अपनी नहीं होती, हर सोच सच नहीं होती, और हर सोच तुम्हारा अटेंशन डिजर्व नहीं करती। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग में एक मेंटल सिक्योरिटी गार्ड बैठाना होगा जो हर थॉट से पूछे, तू आया कहां से है, फैक्ट से या फियर से। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, रुको और पूछो, मैं अभी अपने दिमाग में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई बदलाव नहीं आता। अब खुद से पूछो, क्या ये थॉट मेरी मदद कर रही है या मुझे कमजोर बना रही है? क्या इसके पीछे कोई प्रूफ है या सिर्फ डर? फियर बेस्ड थॉट्स हमेशा एग्जैजरेट करती हैं, वो फ्यूचर को डिजास्टर बनाकर दिखाती हैं, जबकि फैक्चुअल थिंकिंग तुम्हें काम रखती है। अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आया, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। अधिकतर लोग वही रुक जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक माइंड पूछता है, ये बिलीफ मेरे अंदर आया कहां से? किसने पहली बार मुझे ऐसा फील करवाया? क्या ये सच में मेरी सोच है या किसी और की आवाज जो सालों से मेरे दिमाग में चल रही है? और यहीं से खेल बदलना शुरू होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे उस मेंटल लूप को तोड़ने लगते हैं जो तुम्हें बिना सोचे रिएक्ट करवाता था। वो ओवर थिंकिंग की स्पाइरल को स्लो करते हैं और एक अनकॉन्शियस थॉट को कॉन्शियस चॉइस में बदल देते हैं। और यहीं से शुरू होता है मेंटल रीवायरिंग। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो या उन्हें ब्लाइंडली मानने के बजाय क्वेश्चन करते हो, तो तुम्हारा दिमाग इमोशनल मोड से निकलकर रैशनल मोड में शिफ्ट होने लगता है। यानी अटेंशन उस हिस्से से हटने लगता है जहां इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं और उस हिस्से में जाने लगता है जहां डिसीजंस कॉन्शियसली लिए जाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। और इसी प्रोसेस में तुम्हारे और तुम्हारी सोच के बीच एक डिस्टेंस बनता है, और उसी डिस्टेंस में छुपी होती है तुम्हारी असली मेंटल फ्रीडम। अब तुम थॉट नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो थॉट को देख रहा है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन पर। ज्यादातर लोग बातचीत में ऐसे घुसते हैं जैसे आंखों पर पट्टी हो। वो शब्द पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा इंटेंशन मिस कर देते हैं। टोन पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन इरादा समझ नहीं पाते। चेहरे देखते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे की डार्क साइड नहीं देख पाते। लेकिन एक मेटा ऑब्जर्वर हर चीज नोटिस करता है। वो सिर्फ बात नहीं करता, सोशल चेस खेलता है। उसकी अवेयरनेस 2 लेयर्स में काम करती है। पहली लेयर, वो कॉन्वर्सेशन में मौजूद है, बोल रहा है, सुन रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरी लेयर, वो पूरे इंटरैक्शन को बाहर से स्कैन कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। अब वो नोटिस करता है माइक्रो एक्सप्रेशंस, आंखों की हल्की हरकत, जबड़े का टाइट होना, फोर्स्ड स्माइल, ये सब इमोशंस लीक करते हैं। सेकंड, हेजिटेशन, किसी सवाल के बाद पॉज लेना, आवाज बदलना, शब्दों को केयरफुली चूज करना, ये अक्सर अंदर की बेचैनी बताते हैं। थर्ड, पावर मूव्स, कौन इंटरप्ट कर रहा है, कौन मिरर कर रहा है, कौन अटेंशन कंट्रोल कर रहा है, कौन पास आ रहा है और कौन दूर हो रहा है। इमोशनल ट्रिगर्स, कुछ टॉपिक्स पर ओवर रिएक्शन अक्सर हिडन इनसिक्योरिटी रिवील करता है। और फिफ्थ, ओवर एक्सप्लेनिंग, जब कोई जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करे तो कई बार वो ट्रुथ नहीं, कंट्रोल बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फेक स्माइल्स, फोर्स लाफ्टर, ओवर एक्सप्लेनिंग, ये सब होते हैं डिस्कंफर्ट, गिल्ट या छिपे हुए इरादों के संकेत। ये सब इसलिए पॉसिबल है
क्योंकि तुम्हारे दिमाग में थ्योरी ऑफ माइंड नाम की एबिलिटी होती है, यानी दूसरों के दिमाग को सिमुलेट करना। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। उन्हें बस फील होता है कुछ तो ऑफ है, लेकिन मेटा थिंकर्स रीजन पकड़ लेते हैं। अब आप लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो दिखते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हैं। अब एग्जाम्पल देखो, तुम मीटिंग में हो और कोई तुम्हारे आइडिया पर जरूरत से ज्यादा हंस देता है। अधिकतर लोग ऑकवर्ड हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वर समझ जाएगा ये जोक नहीं था, ये डोमिनेंस टेस्ट था। तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो एनर्जी शिफ्ट करेगा, काम रहेगा और बिना लड़ाई किए पावर वापस ले लेगा। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सेकंड डार्क साइड पार्ट। अब तक आपने देखा मेटाकॉग्निशन कैसे इंसान को शांत, फोकस्ड और ताकतवर बनाता है। लेकिन अगर कोई इसे एम्पैथी के बिना यूज करे तो, अगर एम्पैथी के बिना यूज हो तो इंसान मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर की ताकत इमोशनल एनालिसिस, एएस वेपन, मैनिपुलेटर। मेटाकॉग्निशन का यूज ऐसे करते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक हो। मैनिपुलेटर्स तुम्हारी इमोशंस को फीलिंग्स नहीं, डेटा की तरह देखते हैं। वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज स्टडी करते हैं, तुम्हारे रिएक्शंस एनालाइज करते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज पहचानते हैं और आपके सबसे गहरे डर को एनालाइज करते हैं। और फिर 3 काम करते हैं। पहला, एक्सप्लॉइट, तुम्हें फील करवाना कि तुम्हारी वैल्यू कम है ताकि तुम वैलिडेशन मांगते रहो। एग्जाम्पल, तुम्हें समझेगा भी कौन, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें जानता हूं। तुम इतने टूटे हो कि कोई और तुम्हें प्यार नहीं करेगा। यही रहो जहां मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। सुनने में ये केयर लगती है, लेकिन असल में ये इमोशनल केज होता है जहां प्यार नहीं, कंट्रोल छुपा होता है। दूसरा, ट्रिगर, आपके अंदर छुपे सबसे बड़े डर को एक्टिवेट कर देना ताकि आप डर के मारे जैसे वो चाहे वैसा ही करें। तीसरा, मिरर, वो तुम्हारी तरह बिहेव करते हैं ताकि तुम्हें लगे ये इंसान मुझे समझता है, लेकिन सच वो बस तुम्हारा ट्रस्ट अनलॉक कर रहे होते हैं ताकि अंदर आकर आपको कंट्रोल कर सके। मैनिपुलेटर सीधे आदेश नहीं देते, वो बस आइडियाज बोते हैं, धीरे धीरे, सटल तरीके से। जैसे, अजीब है ना, कुछ लोग उन लोगों के साथ भी रहते हैं जो उन्हें वैल्यू नहीं देते। अब उन्होंने बस एक बीज बोया, बाकी काम तुम्हारा दिमाग खुद करेगा और तुम्हें लगेगा ये मेरा खुद का थॉट था। एक मैनिपुलेटर तुम्हें कभी डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं देता, ऐसा करो। वो बस आपकी सोच को ऐसे मोड़ देता है कि आप खुद कहें, मुझे लगता है ये मेरा ही आइडिया था। इसलिए पूछिए खुद से, क्या मैं सोच रहा हूं या मुझसे सोचवाया जा रहा है? इसके पीछे एक डार्क साइड भी है। अब सवाल यह है, इन माइंड गेम से खुद को बचाया कैसे जाए और इन्हीं टेक्निक्स को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में कैसे बदला जाए। मॉन्स्टर आपकी बॉडी को नहीं, आपका दिमाग हाईजैक करता है। थॉट प्लांटिंग वो कंट्रोल सामने से नहीं करता, वो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज प्लांट करता है, धीरे धीरे, बिना शोर किए। एग्जाम्पल, वो सीधे नहीं कहेंगे अपने दोस्त से दूर हो जाओ, वो बस इतना बोलेगा। अजीब नहीं लगता? कुछ लोग उन्हीं के साथ रहते रहते हैं जो उन्हें जेन्युइनली सपोर्ट भी नहीं करते। मैं होता तो शायद कभी टॉलरेट नहीं करता, बट एवरीवन इज डिफरेंट। बस बीज बो दिया गया और जब आपके मन में वो विचार पनपेगा तो आप ही उसे पानी देंगे। तुम उस थॉट को ग्रो करोगे, उसे जस्टिफाई करोगे और आखिर में मान लोगे कि यह फैसला तुम्हारा अपना था। कैलकुलेटेड साइलेंस, साइलेंस भी एक चाल होती है। मैनिपुलेटर्स की सबसे अंडररेटेड ताकत होती है सोची समझी साइलेंस। इस साइलेंस में कोई सुकून नहीं होता, ये वो प्रेजेंस होती है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, आपको गिल्टी महसूस कराती है, आपको कंफ्यूज छोड़ देती है। कैसे? वो तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई बस थोड़ा लेट करेंगे, इतना कि तुम ओवरथिंक करना शुरू कर दो। तुम कुछ बोलोगे और वो बस तुम्हें देखते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। फिर ऑकवर्ड साइलेंस भरने के लिए
तुम खुद ही ज्यादा बोलने लगोगे। वो धीरे बोलेंगे, लंबे पॉजेज लेंगे ताकि प्रेशर में आकर तुम खुद अपनी बातें खोल दो। तुमने कोई पर्सनल बात शेयर की और वो बस चुप रहे। अब तुम खुद ही एक्सप्लेन करोगे, बैक ट्रैक करोगे, शायद अपोलोजाइज भी, और बिना कुछ किए पावर उनके हाथ में चली जाएगी। क्योंकि कई बार सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन शब्दों से नहीं, साइलेंस से होती है। अब मिलो सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक से। कुछ लोग ताकतवर बनकर कंट्रोल नहीं करते, वो विक्टिम बनकर करते हैं। अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाएंगे, तुम्हारी सिंपैथी लेंगे, तुम्हें स्पेशल फील करवाएंगे, खुद को बेबस दिखाएंगे ताकि आप उनकी मदद करें। वो कहेंगे किसी ने मुझे कभी सच में समझा ही नहीं, और उसी पल तुम्हारे अंदर एक अर्ज पैदा होगी उन्हें प्रूव करने की कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम उन्हें समझ सकते हो। लेकिन कई बार यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि जब तुम इमोशनली ओपन होने लगते हो, वो तुम्हारी फीलिंग्स, फियर्स और वीक पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हें इमोशनल डेट में डाल देते हैं। फिर एक दिन वो बस इतना कहेंगे, मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया था, और आखिर में तुम भी बाकी लोगों जैसे निकले। और उसी पल गिल्ट तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब उन्हें तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद ही इमोशनली मैनिपुलेट होने लगोगे। अब आते इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। जब तुम खुद को थर्ड पर्सन में देखने लगते हो, तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, यानी तुम रिएक्शन मोड से निकलकर स्ट्रैटेजी मोड में आ जाते हो, यानी आपका सोचने और निर्णय लेने वाला दिमाग। ये आपको रिएक्ट करने से रोकता है और स्ट्रैटेजी में डालता है। प्रैक्टिकल टेक्निक, जब कंफ्यूज्ड हो तो खुद से पूछो, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसे इस पल में सच में क्या चाहिए। हाँ, खुद को वो कहिए थर्ड पर्सन की तरह। फिर खुद के लिए भी सेम करो, मैं नर्वस हूं की जगह बोलो, वो नर्वस फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस प्रेजेंटेशन को लेकर डर रहा हूं, या वो इस प्रेजेंटेशन को लेकर घबरा रहा है। क्यों? क्या वो तैयारी पर भरोसा नहीं कर रहा, या वो बस वैलिडेशन चाहता है? ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट तुम्हें इमोशन के अंदर डूबने से रोक देता है, और जैसे ही डिस्टेंस बनता है, कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आने लगता है। तुम्हें मंक बनने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा क्वेश्चनिंग, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जब आप ये सब कर लेते हो तो आप जॉन लिबर्ट की तरह सोचने लगते हो। अब तुम लोगों की बातों पर रिएक्ट नहीं करते, तुम पैटर्न्स देखते हो। अब तुम अप्रूवल नहीं चेस करते, तुम रूम की एनर्जी पढ़ते हो। अब तुम गेम नहीं खेलते, तुम गेम के रूल समझते हो। बिकॉज अब तुम सिर्फ गेम नहीं देख रहे, तुम उसके पीछे छुपे पैटर्न्स देख पा रहे हो। इसके लिए कुछ स्टेप ले सकते हो। 1. पॉज, पहले रुककर ऑब्जर्व करो, अंदर अभी सच में चल क्या रहा है। 2. लेबल, क्या मैं सच में एंग्री हूं या सिर्फ इनसिक्योर फील कर रहा हूं। 3. क्वेश्चन, क्या ये बिलीफ मेरा अपना है या किसी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया। 4. चूज, अब रिएक्ट नहीं करूंगा, अब मैं मोहरे नहीं चला रहा, मैं बोर्ड देख रहा हूं जिसने गेम को बनाया है। 5. रिफ्लेक्ट, आज किसने मुझे इमोशनली ट्रिगर करने की कोशिश की और मैं कहां काम रह पाया। जब तुम ये स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है। तुम मेंटली कामर फील करते हो, इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और सबसे डेंजरस बदलाव, तुम प्रेडिक्टेबल रहना बंद कर देते हो। अब कोई तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं हो, तुम गेम के रूल समझ चुके हो। और जिस इंसान को रूल समझ आ जाए उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और अब कोई तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल सकता। अब खेल के रूल्स और खेल तुम्हारे कंट्रोल में होंगे।